What's up, guys? My name is CA Abhishek Bhandari, and welcome back to our YouTube channel GradKool. That's right, GradKul, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of the videos. And अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स बीकॉम, एमकॉम, बैक, बीएमएस कर रहे हैं, then do share the video as well. ठीक है, चलो गाइस, वी स्टार्टेड विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हेड्स ऑफ टोटल इनकम में द वेरी फर्स्ट हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अपन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सारे देख चुके हैं, उसका फॉर्मेट देख लिया है, अपन ने सम कैसे सॉल्व करते हैं, एज वेल एज उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे इलस्ट्रेशंस भी चालू कर दिए हैं. दिस सेशन विल बी द लास्ट सेशन फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. 3 पेंडिंग सम है, वो तीनों सम कवर अप कर देंगे. उसके बाद एक बार एक क्विक रिकैप देख लेंगे पूरे चैप्टर का एंड विल बी डन विद हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द पेंडिंग सम्स. द वेरी फर्स्ट सम दैट वी आर गोना डू इन दिस इन टुडेज लेक्चर विल बी दिस. देख इसमें क्या बोला है. मिस्टर विकास ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी whose municipal value, fair rent and standard rent are rupees 96,000, 1,26,000 and 1,08,000 per annum. ठीक है, मिस्टर विकास के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका वो ओनर है. हाउस प्रॉपर्टी है, ओनर है, तो जो भी इनकम आएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी. ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यू 96,000 है, फेयर रेंट 1,26,000 है एंड स्टैंडर्ड रेंट 1,08,000 है. ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 मतलब अपना करंट फाइनेंशियल ईयर, 1/3 ऑफ द पोर्शन ऑफ द हाउस वाज लेट आउट. 1/3 ऑफ द पोर्शन ऑफ द हाउस वाज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000. ठीक है, ये आपका पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला कॉन्सेप्ट आ गया. एरिया वाइज एरिया दिया हुआ ना आपको कि भैया टोटल एरिया है, उसमें से 1/3 मैंने लेट आउट कर लिया, 2/3 मैंने मेरे सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए रखा. ठीक है, तो एरिया वाइज लेट आउट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है. अगर आप एरिया वाइज प्रॉपर्टी लेट आउट करते हो देन म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी है ना उसको भी आप लेट आउट प्रपोर्शन में डिवाइड करके यूज करोगे. अगेन एरिया वाइज लेट आउट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है. अगर आपने आपका प्रॉपर्टी एरिया वाइज भाड़े पे दिया, ठीक है, तो जो म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इंटरेस्ट हो गया, म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गया, ये सारा पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का होता है. तो आपको पूरी प्रॉपर्टी का नहीं लेना है, आपको सिर्फ लेट आउट पोर्शन का ही वैल्यू लेना है. क्लियर है. ठीक है, चल सॉल्व कैसे करेंगे ये अपन थोड़ी देर में देखते हैं. द रिमेनिंग 2/3 पोर्शन वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड. म्यूनिसिपल टैक्सेस एट द रेट ऑफ 11% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू was paid during the year. Construction of the house began in 2012 and was completed on 31st May 2015. Construction कब complete हुआ? 2015-16 में. Therefore, year prior to the year of completion will be my pre-acquisition period. ठीक है, मेरा प्री एक्विजिशन पीरियड कितना है? फ्रॉम द डेट और फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन टिल द ईयर prior to the year in which construction was completed. तो कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 15-16 में. लोन कब लिया? 12-13 में. 15-16 के इमीडिएटली पहले कौन सा साल आता है? 14-15, that is 31st March 2015. Therefore, from loan taken 1st April 2012 till 31st March 2015 will be my pre-acquisition और pre-construction period. अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या प्री एक्विजिशन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट है वो आपको 1/5 डिडक्शन मिलेगा. ठीक है, इधर इन एनी केस आपको यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, अपन को कैलकुलेट करना है. ठीक है, अपन वो कैलकुलेशन वाला पार्ट भी देखेंगे. कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 31st May 2015. विकास took a loan of ₹1 lakh on 1/7/2012 for construction. कंस्ट्रक्शन के केस में एसओपी में लिमिट कितनी है? अगर लोन 1/4/1999 के बाद लिया है तो एसओपी में लिमिट विल बी ₹2 lakhs. ठीक है, ही पेड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 12% per annum
and every month such interest was paid. Compute the income from house property of Mr. विकास. अभी देख, हाउस प्रॉपर्टी इनकम स्टार्ट करने से पहले एक बार उसका वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है. इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद वर्किंग चालू करेंगे, या फिर पहले वर्किंग बेसिक वर्किंग खत्म कर लेते हैं, उसके बाद अपन इंटरेस्ट देखेंगे. देख मेरे पास क्या है, 2/3 SOP, 1/3 LOP और ये टोटल, ठीक है. म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, whichever is higher, compare this with standard rent, whichever is lower, this will be my expected rent. Wait, expected rent. Compare this with actual rent, whichever is higher, this will be my GAV. ठीक है. GAV में से मैं क्या माइनस करता हूं, म्युनिसिपल टैक्सेस, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस एट द रेट ऑफ 11%. तो मुझे क्या मिल जाएगा, NAV. NAV में से मैं क्या माइनस करता हूं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. ठीक है. सेक्शन 24 में दो डिडक्शन है, A विल बी 30% ऑफ NAV and B will be interest on loan. ठीक है. मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लिया, मुझे लास्ट में क्या मिल जाएगा, IFHP, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है. तो मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया. मैं क्या करता हूं, मैं ना टोटल वैल्यू एक बार लिख लेता हूं. देख म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है मेरे पास, 96, 126, 108, 96,000, 1,26,000 एंड 1,08,000. ठीक है. अब इधर देख, इसका 2/3 SOP में है, मतलब SOP विल बी नील. NAV तक SOP इज ऑलवेज नील. तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने NAV तक SOP को 0 ले लिया. ठीक है. बिना कुछ सोचे समझे मैंने SOP को 0 ले लिया. अभी देख LOP कितना है, 1/3. मेरा टोटल प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 96,000. ठीक है. 96,000 में से मैंने भाड़े पे कितना दिया, 1/3. देयरफॉर मैं वैल्यू कितना लूंगा, 1/3. दिस बाय 3. 32,000 मेरा म्युनिसिपल वैल्यू हो गया ऑफ द लेट आउट एरिया. ठीक है. 32,000, इसका कितना है, 42,000. whichever is हायर अमाउंट कितना है दोनों में से, 32 या 42, 42. तो ये यहां पर आ गया whichever is higher. कंपेयर दिस विथ स्टैंडर्ड रेंट. स्टैंडर्ड रेंट कितना है मेरा, 1,08,000. 1,08,000 का 1/3 विल बी 36,000. स्टैंडर्ड रेंट और दिस थिंग whichever is higher में दोनों में से जो भी लोअर है वो लूंगा. लोअर अमाउंट कौन सा है, 36,000. 36,000 becomes my expected rent. कंपेयर दिस विथ एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट मेरा कितना है, 5,000 फॉर 12 months, whichever is higher. अब हायर अमाउंट कौन सा है मेरा, 60,000. तो 60,000 becomes my GAV. इसमें से मैं म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करूंगा. म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है, 11%. तो म्युनिसिपल वैल्यू इनटू 11% म्युनिसिपल टैक्सेस, तो 3520 माइनस कर दिया, मुझे क्या मिल जाएगा, NAV. मेरा NAV ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी कितना है, 56,480. NAV ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कितना है, 0. अगर NAV 0 है तो इसका 30% भी 0 होगा, इक्वल टू दिस इनटू 0.3. 30% भी 0. इसका 30% कितना हो गया, 16,944. स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया. अब आएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन. देख ये पूरे सम में ना दो ही कॉन्सेप्ट है, एक तो एरिया वाइज लेट आउट जो अपन ने यहां पे देख लिया, एंड दूसरा प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. देख क्या बोलता है, प्री कंस्ट्रक्शन
पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट पेड इन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो सबसे पहले अपन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालेंगे। अभी देख पीसीपी कैसे निकालेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अपना कैसे निकालेंगे। तो लोन टेकन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, फाइनेंशियल ईयर prior to the year in which construction completed। ठीक है, therefore मेरा पीसीपी क्या हो जाएगा? पीसीपी इज इक्वल टू फ्रॉम, अभी अपन ढूंढते हैं। देख लोन कब लिया मैंने? फाइनेंशियल ईयर 2012-13, 1 जुलाई 2012 को लिया था मैंने। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 12-13 में आ गया। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 31 मई 2015, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2015-16। तो फाइनेंशियल ईयर ये क्या बोलता है? फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 15-16 में। तो 15-16 के इमीडिएटली पहले कौन सा साल है? फाइनेंशियल ईयर 2014-15। तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच लोन टेकन, दैट इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2000 from financial year 2012-13 till financial year 2014-15। ठीक है, ये हो गया मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है मुझे, दैट इज इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो अभी इस पीरियड में देख क्या क्या आता है। आई हैव फाइनेंशियल ईयर, क्या है भाई, 2012-13, फाइनेंशियल ईयर 2013-14 एंड फाइनेंशियल ईयर 2014-15। ठीक है, ये 3 साल है। इसका जो भी टोटल अमाउंट आएगा दैट विल बी माय प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, पीसीपीआई। अभी देख फाइनेंशियल ईयर 12-13 में आई हैड ओनली 9 मंथ्स ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। मैंने लोन कब लिया? 1 जुलाई को। तो मुझे बता मैं अप्रैल मई जून का पैसा पे करूंगा क्या इंटरेस्ट का? नहीं, मेरा इंटरेस्ट का मीटर कब से चालू होगा? 1 जुलाई से। देयरफॉर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल और मार्च। ठीक है, 31 मार्च तक मेरे पास कितने मंथ्स होते हैं? 9 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट वुड बी इक्वल टू 1 लाख इंटू 12% इंटू 9/12। 9000 का मेरा फाइनेंशियल ईयर 12-13 का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इधर इक्वल टू 12 लैक्स, सॉरी 1 लाख इंटू 12%, 12,000 का इंटरेस्ट। लाइकवाइज 14-15 में भी 12,000 का इंटरेस्ट। तो टोटल पीसीपीआई कितना हो गया? पीसीपीआई मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। टोटल पीसीपीआई कितना हो गया मेरा? 33,000। PCPI shall be allowed in 5 equal installments from the year in which construction is completed. Therefore construction कब complete हुआ? 15-16 में। तो 5 साल कौन से होंगे? 15-16, that is from the year in which construction completed। 16-17, 17-18, 18-19 and 19-20 ये अपना करंट ईयर है। ठीक है, तो हर साल 1/5 डिडक्शन मिलेगा along with the interest of current year। क्लियर है? तो therefore interest of previous year 2019-20 is equal to PCPI into 1/5 plus interest of current year।
करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1 लाख इंटू 12% दैट इज 12,000 प्लस इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पीसीपीआई कितना 33,000 इंटू 1/5 प्लस 12,000, दैट इज 18,600। ये हो गया मेरा इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 2019-20, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 2019-20। 1920 में मैं कितना इंटरेस्ट पे करूंगा 33,000 दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का 1/5 प्लस इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है 1 लाख, 1 लाख का 12% विल बी 12,000, देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट विल बी 18,600। नाउ 18,600 मेरी पूरी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है, ठीक है, मुझे एसओपी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका डिडक्शन ले लूंगा, कितना आएगा इंटू 2/3 दैट इज 12,400 और इधर आएगा 1/3, दैट इज 6,200, ठीक है। आपके पूरे सम में एक ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का, एंड एक ये 1/3 जो अपन डिवाइड करते हैं वो एक्चुअल रेट कभी भी डिवाइड नहीं होगा, कभी भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे नहीं जाएगा, क्यों, बिकॉज एक्चुअल रेट इज ऑलरेडी फॉर द लेट आउट पोर्शन, ठीक है। तो देख मेरा इनकम कितना होता है इक्वल टू सू, इधर आ गया माइनस, इधर आ गया प्लस, टोटल इनकम दिस प्लस दिस 20,936 will be my total income from house property। गेला डोक्यात, क्लियर है, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है एंड ये जो पार्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ठीक है। चल आप लोगों के पास अगर नोट्स नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो लिंक पे क्लिक करना, यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप लिंक पे क्लिक कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स है इसके तो या तो आप नोट्स में से देख सकते हो या फिर आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड स्क्रीन पर से सम कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी होगा, नोट्स डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैंने स्क्रीन पे मैं ये रखता हूं, एक बार इसको कॉपी कर पॉज करना वीडियो को और सम कॉपी कर लेना अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। इन एनी केस मैंने सोल्यूशन में क्लियरली बता के रखा हुआ है, सोल्यूशन पढ़ के समझ में आ जावे तो इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चल वीडियो को पॉज करना और इसको एक बार देख लेना ध्यान से। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम देख क्या, नेक्स्ट सम इजी है, नेक्स्ट सम इज प्योरली योर कंसेप्चुअल क्लियरेंस, ठीक है। इसके अंदर हाँ क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है बट एज अगेन कुछ भी सोल्यूशन के लिए नहीं है। अगर आप नीचे सोल्यूशन देखोगे ना तो सोल्यूशन इतना सही है, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। तो अपन सॉल्व करते हैं, देख क्या बोला सम में, कंसेप्चुअल क्लियरेंस रखना एक बार। Mrs. Rohini Ravi, a citizen of the USA, is a resident and ordinary resident in India. Resident and ordinary resident in India. अभी देख मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस जब पढ़ाया था ना तो उसमें बताया था स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाले केस में कि भैया अगर कोई रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना इंडिया का, अगर कोई रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया का तो उसको सारी की सारी इनकम टैक्सेबल है, be it foreign income, be it Indian income, all the incomes are taxable, ठीक है। Therefore Mrs. Rohini Ravi, even though she is USA citizen, उसको इंडिया में अगर वो रेसिडेंट है ना तो उसको इंडिया में यूएसए का एज वेल एज इंडिया का दोनों इनकम टैक्सेबल होगा। कौन से साल में, उस साल में जिस साल में वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है।
Therefore, Mrs. Rohini Ravi, a citizen of USA, is a resident and ordinary resident in India during the financial year 1920. 1920 में उसको इंडिया में सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होगी एक्सेप्ट एग्जेम्प्ट इनकम, आंख बंद करके लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, शी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन लॉस एंजलिस यूएसए which is used as her residence, which is used as her residence। ये हो गया उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लॉस एंजलिस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, देयरफॉर उसका एनएवी विल बी जीरो। एनएवी जीरो, 30% ऑफ एनएवी जीरो। अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन, अदरवाइज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी जीरो, ठीक है। एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 20,000। वैल्यू ऑफ 1 USD में बी टेकन है 65। भैया ये जो एनुअल वैल्यू दिया है ना, ये एनुअल वैल्यू इस केस में इररेलेवेंट हो जाएगा। क्यों इररेलेवेंट हो जाएगा? क्योंकि इसका एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और वो भी उसने अपने रेसिडेंस के लिए यूज किया है। Therefore, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, फलाना ढिमका जो भी है सबका सब जीरो, एनएवी तक एवरीथिंग विल बी जीरो। क्लियर है, ठीक है। नाउ लॉस एंजलिस वाली प्रॉपर्टी का हो गया केस। अभी देख, शी टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ अ फ्लैट इन चेन्नई। उसके पास एक चेन्नई में फ्लैट है, उसने उस फ्लैट का ओनरशिप और पोजेशन लिया। कब लिया? ऑन 1/7/2019, दैट इज करंट ईयर में। विच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन व्हाइल शी इज इन इंडिया। नाउ वी नो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर किसी असेसी के पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो that assessee can take the benefit of nil NAV for both the self-occupied property, ठीक है। मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हुआ तो वो सबका सब डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में चला जाएगा। बट अगर दो ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो दोनों प्रॉपर्टी का मैं निल NAV ले सकता हूं। तो चेन्नई का भी NAV विल बी निल। स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर हुआ 30% तो 30% भी जीरो। इंटरेस्ट का डिडक्शन अगर आ गया तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आ जाएगा, अदरवाइज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीरो, ठीक है। द फ्लैट वॉज यूज्ड बाय हर फॉर 7 months ओनली ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कहीं पे भी ये बोला है क्या कि फ्लैट मैंने 7 months यूज किया और बैलेंस 5 months लेट आउट कर दिया? नहीं। तो आप लोग ये अज्यूम मत कर लेना कि प्रॉपर्टी लेट आउट हो गया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी लेट आउट हो गया अपन कब अज्यूम करते हैं? व्हेन देयर आर मोर देन 2 SOP। अगर दो ही एसओपी है और आपको क्वेश्चन में नहीं बोला कि प्रॉपर्टी बैलेंस पीरियड के लिए लेट आउट था, तो आप अज्यूम करके मत आ जाना। यहाँ पे उसने 7 months यूज किया, चलेगा। बैलेंस 5 months का क्या है, कुछ नहीं बोला, तो इट इज अज्यूम्ड कि वो प्रॉपर्टी वेकेंट पड़ा है, ठीक है, अनऑक्यूपाइड है। ये अज्यूम मत करना कि वो लेट आउट हो गया एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व करके मत आना। नीचे आपको मस्त एकदम मलाई वगैरह मार के पूरा म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट सब कुछ दिया हुआ है। भैया कुछ भी कहीं पे भी काम नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक है। अगेन आई एम स्ट्रेसिंग आउट, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए। दो एसओपी है, दोनों एसओपी का एनएवी निल। भले ही मैं उसको 7 महीने के लिए यूज करूं कि पूरे 12 महीने के लिए कि 1 दिन के लिए। मोर देन 2 एसओपी है तो ही मैं अज्यूम करूंगा कि प्रॉपर्टी लेट आउट हुई है। गिला डोक्या, ठीक है। चल, ये म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, सीवरेज टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कुछ भी मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि लॉस एंजलिस एज वेल एज चेन्नई दोनों फ्लैट के केस में एनएवी विल बी जीरो, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। शी हैड टेकन अ लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन जून 2017 फॉर परचेजिंग दिस फ्लैट। Interest on loan was period prior to 1/4/2019। ये हो गया मेरा प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। ये मेरा क्या हो गया? दिस विल बी माय प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट, दैट इज पापी। मतलब इसका मुझे करंट ईयर में 1/5 डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। इसका मुझे करंट ईयर में कितना डिडक्शन मिलेगा? 1/5। क्लियर है? ये मेरा प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट हो गया, इसका मुझे करंट ईयर में 1/5 डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट,
14/2019 से 30 जून 2019 तक कितना है 50,800। 17/2019 से 31 मार्च 2020 तक कितना है 131,300। तो ये जो 50,800 प्लस 131,300 है ये हो गया मेरा करंट ईयर का इंटरेस्ट। ये मेरा क्या हो गया करंट ईयर का इंटरेस्ट। देयरफॉर मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, मेरा पापी कितना है 49,200। तो इसका मुझे मिलेगा 49,200 डिवाइड बाय 5 एंड करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 50,800 प्लस 131,300 दैट इज इक्वल टू 50,800 प्लस 131,300। तो मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया 1,91,940। ये हो गया मेरा करंट ईयर का टोटल इंटरेस्ट अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है ना, क्लियर है। सिंपल फंडा बेसिक, यहां पर प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रेट अवे आप लिख सकते हो प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 49,200, उसका 1/5 ले लो। करंट पीरियड का इंटरेस्ट भी आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, उसको ऐड कर लो, आपको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो चेन्नई फ्लैट भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट, she had a house property in Bangalore which was sold in March 2016। मेरे उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी बैंगलोर में जो उसने 2016 में बेच दी। In respect of that house which is already sold, she now received arrears of rent of rupees 60,000 in March 2020। सर प्रॉपर्टी तो नहीं है। अब मुझे पता है कि दो बेसिक कंडीशन है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए प्लस ओनर होना चाहिए फॉर इनकम टू बी टैक्सेबल इन हाउस प्रॉपर्टी। अब 2020 में उसको अरियर्स ऑफ रेंट मिला, 2020 में वो बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी रिलेटेड ना ही ओनर है और ना ही उसके पास प्रॉपर्टी है, उसने प्रॉपर्टी किसी को ऑलरेडी बेच दिया। तो सर ये अरियर्स ऑफ रेंट टैक्सेबल होगा क्या? होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा। देख, अरियर्स ऑफ रेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भैया जिस साल में आपको अरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव होगा उस साल में वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगी, irrespective of the fact whether you still have that house property or not। अब ये मेरा कभी का है 2015-16 का इनकम है, मुझे उस टाइम पे मिला था क्या? नहीं। तो मैंने उस टाइम पे टैक्सेबिलिटी के लिए दिया था क्या? नहीं। मुझे कब मिला? करंट ईयर में। तो मैं टैक्सेबिलिटी के लिए कब दूंगा? करंट ईयर में। समझा? सीधा हिसाब। Therefore, whether or not I own the house property in the current year, if there is any unrealized or arrears of rent from the past year, I will add it to my house property income। समझ में आ गया? Therefore, arrears of rent realized या फिर unrealized rent recovered, उसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक्चुअल अमाउंट रिकवर्ड मल्टीप्लाई बाय 70% विल बी माय टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर है? ठीक है, देख लॉस एंजलिस वाला प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट एनएवी नील, इंटरेस्ट नहीं है, देयरफॉर इनकम विल बी 0। चेन्नई वाला प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट एनएवी नील, 30% नहीं आएगा बट उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन आ जाएगा। कितना डिडक्शन है? परचेज के लिए लिया है मैंने तो 1,91,000 पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका इनकम विल बी नेगेटिव 191,940। एंड लास्ट जो मेरा बैंगलोर वाला हाउस प्रॉपर्टी है उसके केस में 60,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 70% टैक्सेबल। समझ में आ गया? ठीक है, इधर देख, तुम्हारे सामने मैं नोट्स में रखता हूं, आई वोंट बी सॉल्विंग दिस सम। आप एक बार ये सोल्यूशन वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा सम है। ये आपका पूरा सम सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो इसमें से देख सकते हो। नहीं, ठीक है, आपके पास स्क्रीन पे आपको नोट्स दिख रहा है, वीडियो को एक बार पॉज करना और इसको एक बार कॉपी कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स में से एक बार देख लेना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका वापस क्लियर हो जाएगा।
क्यों? हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंजल्स वाला नील, क्यों नील है? बिकॉज वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और कोई इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी एट चेन्नई वो भी नील, क्यों? बिकॉज एन असेसी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ 2 SOPs टू बी नील, देयरफॉर इसका भी मैंने नील लिया, डिडक्शन था इंटरेस्ट का तो वो मैंने ले लिया। एंड बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी का खाली अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड है तो हाउस प्रॉपर्टी में वो टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल होगा? 70%। तो मेरा टोटल इनकम कितना आ गया? 1,49,940। ये लाइट ओके आज? ठीक है, चल वीडियो को एक बार पॉज कर लेना और ये सम एक बार देख लेना ध्यान से। विल मूव टू नेक्स्ट सम। लास्ट सम है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ योर एंटायर चैप्टर। ये सम के अंदर है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको लगेंगे, ठीक है? तो मेक श्योर ये सम स्टार्ट करने से पहले आप एक बार पूरा का पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लो। देख चालू करते हैं, सम क्या बोलता है। टू ब्रदर्स अरुण एंड बिमल, कितने ब्रदर्स हैं? टू। देयर आर टू ब्रदर्स अरुण एंड बिमल एंड दे बोथ आर को ओनर्स ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या आ गया यहाँ पे? फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आ गया यहाँ पे? को ओनर्स वाला। को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भैया एनएवी तक मैं जैसे नॉर्मली इनकम कंप्यूट करता हूं वैसे ही करूंगा, एनएवी के बाद मैं इनकम स्प्लिट कर दूंगा। परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए अगर मैंने लोन लिया है और उस पर कोई इंटरेस्ट पे किया है तो वो इंटरेस्ट भी मैं ओनरशिप रेशियो में स्प्लिट कर दूंगा। रिपेयर्स या रेनोवेशन के लिए अगर मैंने कोई लोन लिया है तो वो लोन स्प्लिट नहीं होगा। ये बोलता है को ओनरशिप का फंडा, ठीक है? नाउ the property was constructed during the year 1998-99। कंस्ट्रक्शन कब हुआ? 98-99 में। मैंने लोन कब लिया रहेगा? बट ऑब्वियस पहले ही। देयरफॉर कंस्ट्रक्शन के केस में अगर इफ लोन इज टेकन prior to 1/4/1999, even if it is for purchase or construction, the maximum interest allowed will be rupees 30,000 only। क्लियर है? ये फंडा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, चमकना चाहिए आपको कि भैया डेट दिया है मतलब इसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट से लेना देना है, ठीक है? नेक्स्ट, प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स, मतलब एक प्रॉपर्टी है उसके 8 इक्वल हिस्से हैं, ठीक है? एंड इज सिचुएटेड इन कोची। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में, each co-owner occupied 1 unit for residence and balance 6 units were let out at a rent of 12,000 per month per unit, ठीक है? अभी देख आपको क्या बोला है, एक बार उसको लिख लेते हैं। मेरे पास कितने ओनर्स है? 2 ओनर्स है, एक अरुण एक बिमल। 8 वन प्रॉपर्टी एट यूनिट्स। एक प्रॉपर्टी के कितने यूनिट्स है? 8 यूनिट्स है, ठीक है? ईच को ओनर अक्वायर्ड 1 यूनिट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मेरे पास इधर 2 यूनिट्स चले गए एसओपी में और इधर बैलेंस जो 6 यूनिट्स थे वो हो गए मेरे एलओपी। तो कैन आई से 2 आउट ऑफ 8 यूनिट्स एसओपी हो गया, तो मेरा एसओपी कितना है? 25%। मेरा एसओपी कितना है? 25%। मेरा एलओपी कितना है? बैलेंस दैट इज 75%। समझ में आया क्या किया? अरे हाँ के नहीं? एक प्रॉपर्टी है उसके 8 यूनिट है, 2 यूनिट ईच को ओनर ने एक यूनिट ले लिया, मतलब 2 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड में चले गए। बैलेंस जो 6 यूनिट है वो मेरा क्या हो गया? लेट आउट प्रॉपर्टी। तो मेरा एसओपी कितना हो गया? 25%। लेट आउट कितना हो गया? 75%, ठीक है? अभी देख अपन क्या करते हैं, सम सॉल्व करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, whichever is higher, compare this with standard rent, whichever is lower, this will be my expected rent, compare this with actual rent, whichever is higher, this will be my GAV। इसमें से क्या करूंगा? लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड
दिस विल बी माय NAV लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है, पहला डिडक्शन क्या है 30% ऑफ NAV। सेकेंड डिडक्शन क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। गेला डोक्यात हायर लोअर नहीं, हाँ whichever is higher whichever is lower higher NAV डिडक्शन। क्लियर है? चलो आगे सम देखते क्या बोला है सम में, ये अपन वापस देखेंगे, अभी सम देखते क्या बोला है। देख, the municipal value of the house property is rupees 9 lakhs and municipal taxes are 20% of municipal value। municipal value पूरी प्रॉपर्टी की कितनी है 9 lakhs, municipal taxes कितना है 20% and which were paid during the year। ठीक है, रिपेयर्स का कॉस्ट कितना है 40,000, डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगेन आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना अंडर सेक्शन 24, दैट इज नॉट ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। वो जो डिडक्शन मिल रहा है ना वो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर्स है उसका मिल रहा है कि भैया ये जो 40,000 का खर्चा करने के लिए अगर मैंने कोई लोन लिया है ना, उस लोन पे अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया तो वो इंटरेस्ट का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। तो रिपेयर्स 40,000 इग्नोर, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 15,000 इग्नोर, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन कितना है रुपीज 3 लाख, भैया ये मुझे लगेगा। ये कंस्ट्रक्शन का केस है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने 3 लाख का इंटरेस्ट लिया था, इस इंटरेस्ट का मुझे डिडक्शन मिलेगा। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अपन ये सब चीजें बहुत बार काफी बार देख चुके हैं। ठीक है, तो एक काम करते नीचे देखते, देख वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स, वन ऑफ द लेट आउट यूनिट, लेट आउट यूनिट अपने पास कितना है, लेट आउट यूनिट अपने पास 6 यूनिट है। 6 यूनिट में से एक यूनिट की बात कर रहे हैं। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट remained vacant for 4 months। one of the let out units remained vacant for 4 months। 6 यूनिट में से एक यूनिट 4 महीने के लिए वेकेंट था। ठीक है, अरुण could not occupy his unit for 6 months as he was transferred to Chennai। चलेगा, ये उसका अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट, he does not own any other house। the other income of Mr. Arun and Mr. Bimal are rupees 2,90,000 and rupees 1,80,000। calculate the income of the previous year 1920 for Mr. Arun and Bimles। ठीक है, बिमल और अरुण का अपन को टोटल इनकम निकालना है। नेक्स्ट, ये सब में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे? सबसे पहले को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया वाइज का कॉन्सेप्ट, और तीसरा वेकेंसी रेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी देख सम सॉल्व करते हैं, आपके सामने आपको दिख रहा है। देख, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है मेरा 9 लाख, ये 9 लाख पूरी प्रॉपर्टी का है। सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना है इसमें से 25%, अगेन जीरो। मुझे पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एनएवी तक जीरो होता है, तो मैं क्या करेगा एनएवी तक जीरो ले लेगा। ठीक है, मुझे एक बात बता, क्वेश्चन में कहीं पे भी फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट वगैरह कुछ भी देखा है क्या? नहीं देखा, नहीं देखा तो नहीं लेंगे। ये कितना है 75%, 9 lakhs का 75% विल बी 6,75,000। फेयर रेंट है क्या? नहीं, तो इधर क्या आ जाएगा 6,75,000। स्टैंडर्ड रेंट है क्या? नहीं, तो इधर क्या आ जाएगा 6,75,000। अब एक्चुअल रेंट कितना है वो अपने को निकालना है। देख, मुझे टोटल रेंट कितना रिसीवेबल था 12,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, ये हो गया एक यूनिट का इंटू 6 यूनिट्स, ये हो गया टोटल रेंट रिसीवेबल। इसमें से मेरा प्रॉपर्टी कितने महीने के लिए वेकेंट था? मेरा प्रॉपर्टी कितने महीने के लिए वेकेंट था? एक यूनिट 4 महीने के लिए, तो वेकेंसी रेंट में माइनस वेकेंसी रेंट निकाल दूंगा। ठीक है,
सॉरी क्या है भाई, हाँ, ये हो गया मेरा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ये मेरा क्या हो गया, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ठीक है, AR रिसीवेबल, ठीक है। अब वेकेंसी रेंट कितना है, वेकेंसी रेंट कितना है, वेकेंसी रेंट विल बी 12,000 पर मंथ इंटू 4 months इंटू 1 यूनिट, वेकेंसी रेंट कितना होगा 12,000 पर मंथ, कितने महीने के लिए वेकेंट है, 4 महीने के लिए, कितना यूनिट वेकेंट है, 1 यूनिट वेकेंट है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेकेंसी रेंट, इसके अंदर कोई डाउट नहीं। अब फॉर द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड रेंट वी हैव टू टेक एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट, यहां पे ये तो रिसीवेबल है, एक्चुअली रिसीव कितना हुआ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये मुझे एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ 8,16,000। अब मैं GAV क्या लूंगा, स्ट्रेट अवे यहां पर दिख रहा है विच एवर इज हायर दैट इज 8,16,000, ठीक है, ये तो स्ट्रेट अवे आ गया। अब सेकेंड सिनेरियो क्या है, मान ले यहां पे 8,16,000 की जगह पे 6,70,000 होता, लेट्स जस्ट अज्यूम यहां पे 6,70,000 होता, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या लेता यहां पे 6,75,000, नहीं, गलत, क्यों, वेकेंसी रेंट वाले केस में व्हाट वी डू इज वी कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट विथ एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट, तो यहां पर क्या हो जाता 6,75,000 लेस देन इक्वल टू 6,70,000 प्लस क्या आएगा, वैकेंसी कितना है 48,000, therefore if expected rent is less than equal to actual rent plus vacancy rent then actual rent will be my GAV, that is 6,70,000 would have been my GAV, समझ में आ गया। अगर ऐसा होता तो, बट यहां पे स्ट्रेट अवे 8,16,000 दिख रहा है, तो मैं 8,16,000 बिना किसी, नहीं ठीक है मैं नहीं बोल सकता, बिना किसी टेंशन के ले लेता हूं, ठीक है, ऑफ कोर्स जो बोलने वाला था वो नहीं बोल सकते, बट ठीक है, लेट इट बी। नेक्स्ट, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितना पे किया है एट द रेट 20%, तो भैया 20% किसका लूंगा मैं, म्युनिसिपल वैल्यू का, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 6,75,000, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, तो 1,35,000 माइनस कर देता हूं, मुझे क्या मिल जाएगा, NAV, NAV तक आ गया। अब 30% ऑफ NAV माइनस करना है, तो मैंने 2,04,300 माइनस कर दिया। अब फाइनल फंडा आता है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट कितना है मेरा, टोटल इंटरेस्ट इज ₹3 लाख, ठीक है। ये 3 लाख जो है ना ये पूरी प्रॉपर्टी का है, ये जो 3 पेटी है ये पूरी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है, देयरफॉर नहीं रुक जा, एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे जो शायद तुम लोगों को क्लिक हो गया होगा, देख NAV 0 आ गया। अब अरुण एंड बिमलेश, सॉरी बिमल, ठीक है, अरुण कितना होल्डर है, इक्वल है तो 50%, बिमल का कितना है 50%, ठीक है, दोनों का लिख लिया मैंने। NAV एक बार मिल गया, उसके बाद वो NAV को स्प्लिट कर दो, NAV इधर कितना है 0, इधर कितना है 0, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा 6,81,000, ठीक है, ये अपन लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है अभी मेरे पास, इंटरेस्ट है मेरे पास 3 लाख का, सॉरी इंटरेस्ट कितना है मेरे पास
3 lakhs का। अभी देख 3 लाख का 25% एसओपी है और 75% एलओपी है। 3 lakhs का 25% क्या है? एसओपी। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये जो 3 lakhs है इसका 75% तो मैं पहले यहाँ पे स्ट्रेट अवे माइनस कर लेता हूँ, इक्वल टू दिस इनटू 0.75। तो ये 2,25,000 यहाँ पर मैंने स्ट्रेट अवे माइनस कर लिया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बैलेंस कितना बचता है? बैलेंस इंटरेस्ट कितना बचा? 3 लाख माइनस 2,25,000, दैट इज 75,000। ये मेरा बैलेंस इंटरेस्ट बचा। 75,000 का 50% अरुण का शेयर है और 50% बीमल का शेयर है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था। ठीक है, 50% अरुण, 50% बीमल, तो 50% कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू दिस इंटू 2, 37,500, 37,500। ठीक है, अब because it is taken, because the loan was taken prior to 1/4/1999, therefore maximum interest allowed as a deduction will be rupees 30,000 only each co-owner। therefore यहां पर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में, इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में यहां पर क्या आ जाएगा? हाँ, यहां पर क्या आ जाएगा? 37,500, 37,500 पर हेड। बट बिकॉज लोन वॉज टेकन प्रायर टू 1/4/1999, मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड टू ईच को ओनर विल बी 30,000 ओनली। तो यहां पर मेरा क्या है? 30% विल बी 0, इंटरेस्ट का डिडक्शन 30,000, यहां पर भी इंटरेस्ट का डिडक्शन 30,000 एंड यहां पर 2,25,000 पूरा का पूरा। ठीक है, देयरफॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी -30,000, -30,000 एंड इधर 2,51,700। देयरफॉर टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड बी, नहीं कर सकता। ठीक है, अब 2,51,700 जो है ना वो 75% लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसका शेयर है। ठीक है, तो अरुण का शेयर कितना आएगा? इक्वल टू दिस, इसका 50% इक्वल टू दिस, इसका 50% इसमें चला जाएगा। ठीक है, 125,850, 125,850। तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया? टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी 95,850, 95,850। समझ में आ गया? अब टोटल इनकम निकालना है तो इसमें क्या कर दूंगा? ऐड अदर इनकम। अदर इनकम कितना दिया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन में? 290, 180, 2,90,000, 1,80,000। तो टोटल इनकम कितना हो गया? 385,850 एंड 275,850। ठीक है, अभी देख ये पूरे सम में है ना, ये पूरे सम में क्या इंपॉर्टेंट था? एक तो एरिया वाइज लेट आउट किया, वो इंपॉर्टेंट था। एक ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट था आपका, ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसको हटा देता हूं वरना खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। एक ये पोर्शन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक ये पोर्शन इंपॉर्टेंट था। ये 75 कैसे मिला? 3 लाख माइनस 2,25,000। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया? 75,000। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करना, नोट्स डाउनलोड कर लेना।
पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बस सॉल्व कैसे करते हैं वो यहाँ पर दे दिया है मैंने, ठीक है। अब ये जो टोटल इनकम है वो आपको सोल्यूशन में मिल जाएगा, देख 385 850 275 850, ठीक है। तो चल एक काम करना, वीडियो को पॉज करना, मैं आपको सामने वर्किंग खोल के दे देता हूँ, वीडियो को एक बार पॉज करना और इसको कॉपी कर लेना अगर आप लोगों को करना हो तो, ठीक है। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको कॉपी कर लेना, क्लियर है। चलो ओके डन, ठीक है गाइस। इसी के साथ अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी खत्म होता है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स अपन ने देखे हैं एक बार उसके नोट्स वापस पढ़ लेना एंड सम सॉल्व कर लेना। विथ एवरी लेक्चर आई जस्ट वांट यू गाइस के जैसे ही आप लेक्चर कंप्लीट करते हो, लेक्चर में आपने जो भी सीखा है एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लो, ताकि एग्जाम टाइम पे आपके सर पे टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। सो वी आर डन विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आल्सो। नेक्स्ट चैप्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग विल बी सैलरीज, ठीक है। चलो गाइस, adios and have a nice day. My name is CA Abhishek Bhandari and you were watching this video on our YouTube channel GradCool. That's right, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of the videos. And अगर आप या आपके कोई रिलेटिव्स है जो बीकॉम, बैफ, बीएमएस या एमकॉम कर रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, then do share this video with them as well, ठीक है। चलो guys, adios and bye bye.